नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सहायता से नीरज सर आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और साथ में यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। हम लोग पढ़ रहे थे संधि प्रकरण को समाप्त करके पढ़ रहे थे समास प्रकरण। और समास प्रकरण में हम लोगों ने समास की भूमिका और समास की भूमिका के उपरांत हम लोगों ने अव्ययी भाव समास को पढ़ना प्रारंभ किया था। अव्ययी भाव समास में कुछ बिंदु बताए गए थे जिन बिंदुओं के द्वारा अव्ययी भाव समास स्पष्ट होता है। उसमें से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में उन बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन कर लिया था। उनमें से जो कुछ शेष अव्ययी भाव समास के बिंदु बचे हैं, जिनके द्वारा या कह सकते हैं जिन तथ्यों के द्वारा हम अव्ययी भाव को स्पष्ट करते हैं, उनको आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। एक बार हम लोग पुनः समझते हैं कि अव्ययी भाव है क्या। अव्ययी भाव है क्या, ये हम समझते हैं कि अव्ययी भाव का अर्थ होता है जब पूर्व पद और उत्तर पद मिल करके जो नया पद बनता है या कह सकते हैं समस्त पद बनता है वो अव्यय हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये समझा था अव्ययी यानी अव्यय और भाव का अर्थ होगा होना। जो अव्यय हो जाए, कहने का मतलब है पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के जब अव्यय हो जाएं तो ऐसी स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, अव्ययी भाव समास। हम लोगों ने कुछ बिंदुओं के द्वारा इसका अध्ययन किया था और हम लोगों ने अत्यय प्रसंग तक हम लोगों ने यह स्पष्ट कर लिया था कि अत्यय यदि होगा, अत्यय का अर्थ होगा ध्वंस या नाश, ध्वंस या नाश। और हम लोगों ने उसमें अतिहिमम, अतिरोगम, अतिशीतम इस तरह के उदाहरणों के द्वारा इसको स्पष्ट कर लिया था। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे असंप्रति। क्या हो जाएगा, असंप्रति। अगला बिंदु होगा हम लोगों का असंप्रति। अब देखते हैं कि असंप्रति है क्या। तो असंप्रति का अर्थ होता है अनैच्छा। क्या हो जाएगा, अनौचित्य। क्या हो जाएगा, अनौचित्य, अनौचित्य। अब देखेंगे अनौचित्य तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, वृद्धि संधि हो जाएगी। अन प्लस उचित बराबर अनौचित आ उ मिलकर के ओ बना लेंगे। अब ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अन और अनुचित यानी जो उचित ना हो, जो उचित ना हो, या कह सकते हैं असंप्रति में अनौचित के साथ अव्ययी भाव होता है। अनौचित के साथ अव्ययी भाव होता है। अब इसमें हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं, क्या हो जाएगा, अतिनिद्रम, 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 अतिनिद्रम या अतिनिद्र। तो अब क्या है कि अतिनिद्रम, तो अतिनिद्रम में हम लोग ये समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में इस समय नींद, इस समय नींद उचित नहीं, इस समय नींद उचित नहीं, उचित नहीं। अब देखते हैं अतिनिद्रम। अब ये प्रश्न पूछेगा अतिनिद्रम, अतिरोगम, अतिस्वप्नम, इन सब में क्या होगा, कौन सा समास होगा। तो हम लोगों का उत्तर ही होगा अव्ययी भाव समास। अब ये प्रश्न पूछेगा अतिनिद्रम का क्या हो जाएगा, विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह क्या होगा। तो समास विग्रह की जहां पर बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, लौकिक समास विग्रह ही करेंगे। तो क्या हो जाएगा, निद्रा, क्या हो जाएगा, निद्रा, निद्रा
संप्रति ना युज्यते। तो क्या हुआ, निद्रा संप्रति ना युज्यते। अब क्या हुआ, निद्रा संप्रति ना युज्यते। युज्यते का अर्थ हो जाएगा उचित होना, निद्रा संप्रति ना युज्यते। अब क्या हो जाएगा, निद्रा, अब देखेंगे संप्रति और असंप्रति की बात की जाएगी। तो संप्रति का इसमें क्या लिखा, अनौचित, तो संप्रति का अर्थ हो जाएगा उचित, ना नहीं है, युज्यते मीन्स क्या, इसमें क्या हो जाएगा, उचित होना, निद्रा संप्रत ना युज्यते, इस समय युज्यत का अर्थ हो जाएगा इस समय निद्रा उचित नहीं है, निद्रा संप्रति ना युज्यते, इस समय निद्रा उचित नहीं है। तो निद्रा का अर्थ क्या हो जाएगा, नींद, संप्रति उचित है, उचित, और ना का अर्थ हो जाएगा नहीं, उचित नहीं है, इस युज्यते इस समय निद्रा उचित नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं अति स्वप्नम, क्या हो जाएगा, अति स्वप्नम, अति स्वप्नम। तो अति स्वप्नम कह रहा है, तो अति स्वप्नम का अर्थ क्या हो जाएगा, अति स्वप्नम, तो इसका क्या हो जाएगा, अति स्वप्नम, तो इस समय स्वप्न उचित नहीं है, उचित नहीं। अब ये पूछेगा इसका समास विग्रह क्या होगा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा स्वप्नः संप्रति न युज्यते। क्या हो जाएगा, स्वप्नः संप्रति न युज्यते, तो इस समय स्वप्न उचित नहीं है। तो इसी तरह से अति कम्बलम, अति शोकम, ठीक है, या अतिवृष्टम, तो इस तरह के अगर उदाहरण आपको मिल रहे हैं और पूर्व में अति शब्द जुड़ा है पूर्व पद में, तो हमें ये निश्चित कर लेना है कि इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला देखते हैं शब्द प्रादुर्य भाव। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शब्द प्रादुर्य भाव। तो शब्द प्रादुर्य भाव का अर्थ क्या हो जाएगा, लिखेंगे शब्द क्या होगा, शब्द प्रादुर्य भाव। तो शब्द प्रादुर्य भाव का अर्थ हो जाएगा शब्द का प्रकाश, शब्द का प्रकाश। हिंदी इसकी क्या हो जाएगी, शब्द प्रादुर्य भाव की शब्द का प्रकाश। अब के अर्थ में विद्यमान के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का अव्यय पदों का समर्थ सुबंत समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास हो जाता है, अब इसमें क्या है, शब्द प्रादुर्य भाव, शब्द का प्रकाश के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पदों के साथ अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग उदाहरण देखते हैं, इसमें क्या मिलेगा, आपको पहचान क्या मिलेगी, इत शब्द मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे इत ज्ञानम, क्या मिलेगा, इत ज्ञानम। उदाहरण में क्या है, इति ज्ञानम, क्या हुआ, इति ज्ञानम। तो इत ज्ञानम का अर्थ, अब जहां पर पूर्व पद में हमको इत मिल जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो इत ज्ञानम, तो इसका अगर विग्रह होगा तो ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः, ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः, ठीक है। ज्ञान शब्द का प्रकाश या ज्ञान शब्द का प्रकट होना, क्या हो जाएगा, इत ज्ञानम, ज्ञान
शब्द का प्रकट होना, प्रकट होना। तो इसमें क्या हुआ, इत ज्ञानम, ज्ञान शब्दस्य प्रकाशः, शब्दस्य में क्या हो जाएगा, खष्टी हो जाएगा, खष्टी का अर्थ हो जाएगा संबंध के साथ। तो क्या है, ज्ञान शब्द का संबंध क्या है, ज्ञान शब्द का प्रकट होना। आगे हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे संस्कृत व्याकरण शास्त्र के भगवान जाने जाने वाले महर्षि पाणिनि, तो हम एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे इत पाणिनि, क्या हो जाएगा, इति पाणिनि। तो अब देखिए इत पाणिनि, अब इसमें क्या है, पाणिनि शब्द का प्रकट होना, पाणिनि शब्द का प्रकट होना। तो क्या हो जाएगा, इसका विग्रह करेंगे तो पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः, पाणिनि शब्दस्य प्रकाशः। तो क्या है, इत पाणिनि यानी पाणिनि शब्द का प्रकट होना। ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। तो इत शब्द यदि मिल रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। इत मिल रहा, अति मिल रहा है, ठीक है, उप मिल रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे अव्ययीभाव समास की कुछ पहचाने हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि पश्चात क्या हो जाएगा, पश्चात। अब पश्चात का अर्थ क्या होता है, हो जाएगा पीछे, क्या हो जाएगा, पीछे। तो क्या इसके पश्चात आएंगे, पश्चात में पीछे या बाद में। तो इसके अर्थ में क्या है, विद्यमान अव्यय पदों का शबर, इसमें क्या हो जाएगा, पीछे के अर्थ में, के अर्थ में देखेंगे पश्चात, पीछे के अर्थ में, पीछे के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है, भाव समास होता है। चलिए देखेंगे, अव्ययी भाव समास, पीछे के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। और इसके लिए पहचान क्या हो जाएगा, हमारे उदाहरणों में अनुशब्द मिलेगा। तो जैसे अनुरामम, अनुरामम, अनुरामम। तो अनुरामम का अर्थ हो, इसमें क्या हो जाएगा, अनुरामम, अनु का अर्थ हो जाएगा पीछे या अनुसरण करना, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अनुरामम का अगर पूछा जाएगा सही इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रामस्य, क्या हो जाएगा, रामस्य, रामस्य पश्चात, क्या हो जाएगा, रामस्य पश्चात, ठीक, क्या हो जाएगा, रामस्य पश्चात। अगला हम देखते हैं अनुशिष्यम, अनुशिष्यम, क्या हुआ, अनुशिष्यम। तो अनुशिष्यम का इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अनु का अर्थ क्या हो जाएगा, पीछे के लिए हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, शिष्यस्य, क्या हुआ, शिष्यस्य, शिष्यस्य पश्चात। तो इस तरह से जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे अनु से, तो क्या हो जाएगा, आपको अव्ययी भाव में ही मार्क करना है, अव्ययी भाव को ही सही करना है। अगला उदाहरण और हम देख लेते हैं। जैसे अनुगोपम, 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 तो क्या हो जाएगा, गोपस्य, गोपस्य पश्चात। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पश्चात की स्थिति पर भी अव्ययी भाव समास होता है। अगला हम देखते हैं यथा के संदर्भ में, क्या हो जाएगा, यथा के संदर्भ में, यथा। तो यथा के संदर्भ में भी क्या होता है कि इसके यथा के अर्थ में, के अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, समास होता है। अब देखेंगे महर्षि पाणिनि ने इस पर थोड़ा सा और डिटेल में किया। यथा के अर्थ में अव्ययी भाव समास तो होता है, लेकिन इसके लिए इन्होंने क्या 4 शर्तें बताई। पहला क्या बताया, योग्यता अथवा लायक या अनुकूलता। पहली शर्त क्या बताई, योग्यता
योग्यता होनी चाहिए। अगर किसी की योग्यता के विषय में वर्णन हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। तो योग्यता हो जाएगा अथवा लायक। क्या होगा, लायक अर्थात ये उर्दू शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, यहां पर क्या हो जाएगा, अनुरूप या अनुकूल, या अनुकूल, अनुकूल। ऐसी स्थिति में योग्यता अथवा लायक या अनुकूल के संदर्भ में भी क्या हो जाएगा, या अनुकूलता के संदर्भ में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दूसरी शर्त में इन्होंने क्या बताया, विपसा। क्या दिया, विपसा अथवा क्या हो जाएगा, दोहराया जाना। क्या हो जाएगा, दोहराया जाना। तीसरी शर्त में इन्होंने बताया, पहले में बताया योग्यता अथवा लायक या अनुकूलता, दूसरे में क्या बताया, विपसा अथवा दोहराया जाना। और क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा पदार्थ की सीमा से बाहर नहीं जाना। पदार्थ की सीमा से बाहर न जाना, बाहर न जाना हो गया। अब इसको क्या है कि पदार्थ की सीमा से बाहर ना जाना। अगला हो जाएगा सदृश्य या समानता। चौथी शर्त इन्होंने क्या बताई, सदृश्य या समानता। अब इन चार शर्तों के अंतर्गत योग्यता अथवा लायक या अनुकूलता के संदर्भ में विपसा अथवा दोहराया जाना, पदार्थ की सीमा के बाहर जाना या दृश्य या समानता के अर्थ में क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं योग्यता। पहला क्या हो जाएगा, योग्यता के। तो योग्यता के अर्थ में पहला क्या हुआ, योग्यता देखते हैं। योग्यता पहला हुआ, तो योग्यता के अर्थ में क्या हो जाएगा कि अव्ययी भाव। तो इसके लिए उदाहरण इन्होंने बताया, जैसे अनुरूपम। क्या हुआ, अनुरूपम। पहला उदाहरण क्या बताया, अनुरूपम। तो क्या हो जाएगा, रूपस्य योग, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। तो क्या बताया इसमें कि रूप के अनुरूप, यानी अनुरूपम, यानी रूप के अनुरूप। तो अनुरूपम तो रूपस्य योग्यम हो गया। तो अनुगुणम, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अनुगुणम, अनुगुणम। तो क्या हो जाएगा इसमें, अनुगुणम का अर्थ हो जाएगा गुणस्य योग्यम। तो क्या हो जाएगा, गुणस्य योग्यम। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो पहली शर्त में देखते हैं, योग्यता अथवा लायक या अनुकूलता तो सब में हो रहा है। तो अनुरूपम यानी रूप के अनुरूप, गुण के अनुरूप, तो अनुरूपता यानी उसकी स्थिति को प्रकट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं ये विपसा का यानी यथा का पहली शर्त के अनुसार हुआ। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरे में महर्षि ने क्या बताया, विपसा के अर्थ में। तो देखते हैं विपसा। विपसा का अर्थ में आपने बताया कि दोहराया जाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्येकम, प्रत्येकम। तो प्रत्येकम में यण संधि भी होगी। तो प्रत्येकम में क्या बताया, एकम एकम प्रति। क्या है बताया इसमें कि दोहराया जाना। तो एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति यानी दोहराया जा रहा है, एक एक को दोहराया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येकम में समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। कई बार ये प्रश्नों में आपके टेट और सुपर टेट में पूछा गया, प्रत्येकम शब्द में समास होगा। तो प्रत्येकम शब्द में समास हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। तो क्या हो जाएगा, दिनम, दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। तो अब इसमें क्या हो गया, दिनम दिनम प्रति हो गया। अगला अगर हम जैसे कहते हैं कि प्रतिगृहम, प्रतिगृहम। तो अब इसमें क्या है रहा है कि प्रतिगृहम। तो इसमें क्या हो जाएगा, गृहम गृहम प्रति। क्या हुआ, गृहम गृहम प्रति। तो ऐसी स्थिति में जब दोहराया जा रहा है तो यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगली स्थिति
इन्होंने क्या बताई कि पदार्थ की सीमा से बाहर न जाना। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे यथाशक्ति कई बार ये उदाहरण पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अव्ययी भाव समास की जब भी प्रश्न बनते हैं, जब भी कोई परीक्षा प्रश्न उठाता है तो यथाशक्ति को जरूर रख देता है। तो यथाशक्ति का अब यहाँ पर है प्रश्न पूछा जाएगा, यथाशक्ति में समास होगा, तो यथाशक्ति में समास होगा अव्ययी भाव। तो इसका क्या हो जाएगा कि अब इसका कह रहा है कि संस्कृत में इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा। अगर हम इसकी समास विग्रह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्तिम। क्या हुआ, शक्तिम अनतिक्रम्य। क्या हुआ, शक्तिम अनतिक्रम्य। क्या हुआ, शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी यथाशक्ति। तो इसका अर्थ हिंदी में क्या होगा, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम्य। अगला हम देखते हैं कि जैसे यथा समयम, यथा समयम। तो यथा समयम यानी समय के अनुसार। यथा समयम का अर्थ क्या हो जाएगा, समय के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, समयम, समयम अनतिक्रम्य। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, समयम अनतिक्रम्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी यथा शब्द से आपको उदाहरण मिलेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला इन्होंने क्या बताया, सादृश्य यानी समानता की स्थिति में। सादृश्य, तो सादृश्य यानी समानता की बात कही गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जैसे सहारी। ये भी प्रश्न पूछा गया है, सहारी में आपका समास होगा। तो सहारी में समास आपका होगा अव्ययी भाव। तो क्या हो जाएगा, सहारी। तो सहारी का इसका क्या हो जाएगा, अगर हम विग्रह करेंगे तो हरेह सदृश्यम। हरि के समान, यानी हरि के समान दिखने वाला। हम लोग देखते हैं कि जैसे सहारी, सहारी में क्या हो जाएगा, हरे सदृश्यम, हरि के समान। तो यहाँ पर सदृश्य का अर्थ हो जाएगा समानता की स्थिति में। ठीक है, जैसे स्वरूपम, स्वरूपम। स्वरूपम का अर्थ क्या है, हो जाएगा रूप के समान या रूप की समानता। तो क्या हो जाएगा, रूपस्य। क्या हो जाएगा, रूपस्य, रूपस्य सदृश्यम। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास। और एक चीज हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि जब हम लोग इसका विग्रह करते हैं तो उसके साथ हम लोगों की विभक्तियां भी क्लियर होती जाती हैं। तो इस अव्ययी भाव समास के विषय में जो 4 शर्तें बताई गई यथा के योग में, तो उन चारों शर्तों को हम लोगों ने देखा और ये स्पष्ट किया हम लोगों ने कि इसका किस शर्त के अनुसार कहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आनुपूर्व क्या है, आनुपूर्व। अब आनुपूर्व, तो आनुपूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रम का वर्णन होगा। तो जहां पर क्रम की बात कही जाए वहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे क्या हुआ, अनु ज्येष्ठम, अनु ज्येष्ठम। तो ज्येष्ठ, अनुज्येष्ठम का अर्थ क्या हो जाएगा, ज्येष्ठता के क्रम में। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा, पुनः समझ लेते हैं, अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम का अर्थ हो जाएगा ज्येष्ठता के क्रम में। तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो विग्रह में जो इसका मुख्य पद होगा, यानी मुख्य पद क्या होगा, यानी प्रधान पद क्या है, अनु हो जाएगा और ज्येष्ठम। तो अब इसके लिए हम लोगों को करना है इसका विग्रह। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम ज्येष्ठ की खष्टी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्येष्ठस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्येष्ठस्य हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि आनुपूर्व, तो आनुपूर्व का क्या हो जाएगा, इसमें ज्येष्ठस्य, तो आनुपूर्वेण क्या होगा,
आन पूर्वेण। ठीक, तो आन पूर्वेण, तो अनुज्येष्ठम ज्येष्ठ से आन पूर्वेण। अगला हम लोग देखते हैं अनुवर्णम। अनुवर्णम, तो अनुवर्णम तो क्या हो जाएगा, वर्णस्य, वर्णस्य आन पूर्वेण। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आन पूर्व यानी क्रमता के यानी वर्ण के क्रम में, ज्येष्ठ के क्रम में, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं, स्थिति में क्या हो जाएगा, देखते हैं सादृश्य। सादृश्य का अर्थ क्या हो जाएगा, हम लोगों ने इससे पहले सादृश्य को समझ लिया। सादृश्य का अर्थ हो जाएगा समानता के पक्ष में। अब एक ये बिल्कुल एक भ्रमित करने वाला इसमें का एक उदाहरण है, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोगों को क्या करता है, भ्रमित कर देता है। और ये पूछ लेता है कि जैसे पूछेगा, कहा कि पंचगंगम, पंचगंगम। अब पूछ लिया पंचगंगम में समास होगा, तो अब हम लोग देखते हैं कि पंच, तो हम लोग ये तुरंत करते हैं कि जो पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची मिल रहा है, इसलिए हम द्विगु कर देते हैं, तो द्विगु समास यहाँ पर नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में नदीवाची संज्ञा के साथ यदि संख्यावाची पद जुड़ा होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका एक बिंदु, एक हम लोग ये भी समझ लेते हैं। तो इसका अंतिम बिंदु क्या है, यदि नदीवाची संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ संख्यावाची पद जुड़ा होता है तो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अब देखेंगे यदि नदीवाची संज्ञा के साथ अव्ययी संख्यावाची पद जुड़ा होता है तो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगर इसको महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया है नदीभिश्च, किस सूत्र के द्वारा होगा, इसका अगर सूत्र की बात कही जाए तो सूत्र में क्या हो जाएगा, नदीभिश्च, क्या होगा, नदीभिश्च। तो नदीभिश्च सूत्र से क्या हो जाएगा, नदीवाची संज्ञा के साथ यदि संख्यावाची पद जुड़ा होता है तो वो क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। तो इसका महर्षि पाणिनि ने दूसरे अध्याय के पहले पाद के 20वें सूत्र में इसका वर्णन किया है, नदीभिश्च सूत्र का। ठीक है, जब भी क्या है कि दूसरे अध्याय के पहले पाद के 20वें क्रमांक पर इसका महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में वर्णन किया है। अब इसमें हम उदाहरण देखते हैं, जैसे पंच, क्या होगा, पंचगंगम। अब देखेंगे इसमें क्या है कि नदीवाची संज्ञा यानी गंगा क्या है, नदी है, और नदीवाची संज्ञा के साथ इसमें क्या है, पंच शब्द जुड़ा है, ये संख्यावाची है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास। अब इसका अगर समास विग्रह पूछेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, पंचानाम, पंचानाम गंगा नाम समाहारः, समाहारः। अब देखेंगे पंचानाम गंगा नाम समाहार यानी 5 गंगाओं का समाहार अर्थात मेल। अब आगे दे सकता है जैसे द्वियमुनम, द्वियमुनम। तो द्वियमुनम का अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे कहा कि पंचगंगम, तो पंचगंगम में 5 गंगाओं का समूह यानी समाहार। अब द्वियमुनम तो द्वियमुना यानी 2 यमुनाओं का समाहार। तो इसमें ये हम लोगों को देखना है, ऐसा नहीं है कि इसमें 2 नदियां होंगी ही, ऐसा वर्णन नहीं कि अगर 5 गंगा की बात कही जा रही है तो भारत में 5 गंगा, ऐसा नहीं है, केवल ये उदाहरण के रूप में है। अगर द्वियमुनम की बात कही जा रही है तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, द्वयो यमुनयो समाहारः, समाहारः।
आ रहा है। तो 2 यमुनाओं का समाहार। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न द्विगु समास के साथ पूछ देता है कि निम्न में द्विगु समास नहीं होगा। तो जहां पर आप लोग देखिए कि नदीवाची संज्ञा है, अर्थात नदीवाची संज्ञा के साथ संख्यावाची पद जुड़ा है, तो ऐसी स्थिति में उसको हम अव्ययी भाव समास में रखेंगे, अर्थात वो द्विगु का उदाहरण नहीं हो सकता है। थैंक यू।